गाइस पीकेआर टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेट 2021 के लिए जो नेटवर्क थ्योरी की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपने बात किया था कि किस तरीके से अपने आरटीएच कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड अपने 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आपको डायरेक्ट मैंने मेथड बता दिया था जिसके थ्रू आप कोई भी आपको सोर्स दिखता है, इंडिपेंडेंट सोर्स दिखाई देता है, उसको आप इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से आप रिप्लेस करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप 1 वोल्ट या 1 एम्पियर का करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगा के आप इजी वे में आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा मेथड अपन ने शॉर्ट सर्किट वाला डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में एक और मेथड डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू अपने आरटीएच और वीटीएच दोनों की वैल्यू एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में किस तरीके से अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से अपने को क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही अपने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखेगा और उसके बाद में आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को। और आप मेरा ये कोर्स प्रीफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल, आईईएस, यूपीपीसीएल, एनएलसी, पीजीसीआईएल, आरएसएमएसएसबी के लिए, इन सभी एग्जाम के लिए, या फिर जहां भी आपको टेक्निकल देखने को मिलता है वहां आप इस कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं। क्योंकि जो नेटवर्क थ्योरी एक बेसिक सब्जेक्ट है, तो लगभग ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में सभी चांसेस यही रहते हैं कि इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकती है, तो कुछ भी आ सकता है। चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम जो कि फुल न्यूमेरिकल होता है, उसमें भी थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने इसमें पूरे सब एग्जाम के लिए एक कंबाइन कोर्स है, इसको आप प्रीफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। आज हम मेथड 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस जो 3 मेथड मैंने बताए थे, मैंने कहा था कि आगे एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा, तो ये फाइनल मेथड है। ये 4 मेथड होते हैं आरटीएच निकालने के। तो पहला जो मेथड था उसका क्या फेलियर था, उसका ये फेलियर था कि वो जो मेथड था, क्या मेथड था, मेथड ये था कि आपको जहाँ भी इंडिपेंडेंट सोर्स दिखाई दे, इंडिपेंडेंट सोर्स दिखाई दे, आप उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। जैसे वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स है तो उसको क्या करते हैं अपने ओपन सर्किट कर देते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसका जीरो रेजिस्टेंस, इसका इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस, इस तरीके से करके, और जो भी आपको टर्मिनल दिखाई देते हैं उसके अक्रॉस अपने वोल्टेज को रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड जो मैंने मेथड बताया था उसके अंदर अपन ने कहा था कि आप या तो उस दो टर्मिनल है उनके बीच में या तो आप वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए या फिर करंट सोर्स लगा दीजिए। 1 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स, 1 एम्पियर का करंट सोर्स, उसके थ्रू आप यहाँ पे वीटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए, और वीटीएच ही आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आरटीएच के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने आरटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा था। तो ये कब करते हैं, जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था उसकी लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए अप्लाई होगा, डिपेंडेंट सोर्स के केस में नहीं होगा। सेकंड मैंने मेथड बताया था वो क्या था, उसकी कोई कंडीशन नहीं थी। उसमें क्या था कि वह डिपेंडेंट सोर्स के लिए भी लगा सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए भी लगा सकते हैं, मिक्सचर दिया हो तब भी लगा सकते हैं, किसी भी तरीके के लिए लगा सकते हैं। थर्ड जो मेथड मैंने बताया था, थर्ड जो मेथड मैंने क्या बताया था, शॉर्ट सर्किट वाला, जिसमें क्या था, ये जो टर्मिनल थे इसको शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे आईएससी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फिर अपने आरटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, वीटीएच बाई आईएससी, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को क्या करना है, इसकी क्या कंडीशन रहती थी, इसकी ये कंडीशन रहती थी कि यहाँ पे कम से कम आपको एक इंडिपेंडेंट सोर्स आपका होना ही होना चाहिए, अदरवाइज ये मेथड आप नहीं अप्लाई कर सकते थे। तो सेकंड मेथड की कोई कंडीशन नहीं थी, बाकी दो जो इसके अलावा 2 मेथड थे उनकी कोई ना कोई कंडीशन थी। अब मेथड 4 की बात करते हैं, क्या इसमें भी कोई कंडीशन होती है। देखिए मेथड 4 होता है, उसमें क्या करते हैं हम वीटीएच और आरटीएच दोनों को एक साथ कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही ये क्या अपने इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड इसीलिए बोलते हैं कि इसको कहीं भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, वो मेथड हर जगह लग जाएगा। जैसे फर्स्ट मेथड की क्या थी, एक लिमिटेशन थी, थर्ड मेथड की क्या थी, एक लिमिटेशन थी, लेकिन फोर्थ मेथड की और सेकंड मेथड की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो फोर्थ मेथड आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें वीटीएच और आरटीएच दोनों आपको एक साथ दिखाई देंगे, दोनों आपका एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे, एक साथ ही दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो जाएगी।
आपको अलग अलग ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि वीटीएच पहले निकालो फिर आरटीएच निकालो। अब तक अपने क्या किया था कि वीटीएच पहले निकाल लेते थे, फिर सेकंड स्टेप में अपने क्या करते थे आरटीएच निकाल लेते। तो इस मेथड में क्या करना है कि अपने को दोनों की वैल्यू एक साथ कैलकुलेट हो जाएगी, तो आपको वीटीएच अलग नहीं निकालना, आरटीएच भी अलग नहीं निकालना, दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो कोई भी कंडीशन नहीं है, यह कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है इस मेथड की। अच्छा, उसके अलावा इस मेथड में यह है कि आपका जो सर्किट जो होगा या पे आपका सर्किट होगा, ये दो टर्मिनल हो गए, इनके बीच में आपको कैलकुलेट करना रहेगा वीटीएच और आरटीएच। ठीक है, तो आपका जो सर्किट होगा वो लीनियर और बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। लीनियर और बाई डायरेक्शनल ये तो क्या है, थेवेनिन थ्योरम का बेसिक ही है। थेवेनिन थ्योरम में भी यही कंडीशन है कि थेवेनिन थ्योरम में जो सर्किट होता है वो लीनियर और बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। तो वह सेम कंडीशन यहाँ पे है। प्लस अपने क्या करेंगे, इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं या करंट सोर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू अपने कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपने क्या कहा था कि किसी भी सर्किट को, जो आपको सर्किट ये दिख रहा है लीनियर बाई डायरेक्शनल, इसको वीटीएच और आरटीएच की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वीटीएच और आरटीएच की फॉर्म में यहाँ कुछ ना कुछ इनकी वैल्यू रही होगी, प्लस अपने इसमें क्या लगा देते हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। इन दोनों टर्मिनलों के बीच में अपने एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था सेकंड मेथड में क्या कहा था, वहाँ पे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगाएंगे, उसी तरीके से यहाँ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ भी क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। अगर अपने को वोल्टेज सोर्स, इसमें वोल्टेज सोर्स की वैल्यू वी रखते हैं। जो मैंने सेकंड मेथड में वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगाया था उसमें वैल्यू क्या रखते हैं, 1 एम्पियर या 1 वोल्टेज। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 एम्पियर या 1 वोल्टेज नहीं रखना है, आपको वैल्यू वी रखनी है। ठीक है, वी वोल्टेज रख लेना, कुछ भी वी वोल्टेज, वी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे अननोन देखिए क्या क्या है, वीटीएच भी अपने को पता नहीं है, आरटीएच भी अपने को पता नहीं है, वी वोल्टेज भी अभी अपने को पता नहीं है, तीनों ही चीज़ें अपने को पता नहीं है। अच्छा, फिर भी अपने को अगर करंट लिखनी पड़ जाए तो करंट को लिखना इन वेरिएबल की टर्म में लिख रहे हैं, करंट को किस तरीके से लिखना पड़ जाए तो किस तरीके से लिखेंगे, करंट को लिखेंगे जो वोल्टेज है वीटीएच माइनस वी, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो अपोजिशन करेंगे एक दूसरे का, तो वीटीएच या फिर ऐसे लिख सकते हैं वी माइनस वीटीएच डिवाइड बाई एक ही रेजिस्टेंस है आरटीएच। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई आर टी एच इक्वल टू वी माइनस वी टी एच। ठीक है, अब अपने v की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो क्या हो गया, v की वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी, वी टी एच प्लस आई आर टी एच। तो ये अपने यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, वी टी एच की वैल्यू वी टी एच और आर टी एच की फॉर्म में v की वैल्यू निकाल ली। देखिए यहाँ पे वी टी एच और आर टी एच की फॉर्म में अपने v की वैल्यू निकाल ली, जो यहाँ पे आपको v जो अपने एक सोर्स लगाया है, अपनी तरफ से सोर्स लगाया है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो अपनी तरफ से सोर्स लगाया है अपने वोल्टेज सोर्स, उसकी वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करेगी, वीटीएच पे डिपेंड करेगी। क्या इस सर्किट का, जो ये पूरा सर्किट दिखाई दे रहा है, इसका क्या वीटीएच रहेगा और क्या इस पूरे सर्किट का आरटीएच रहेगा, उस पर डिपेंड करता है कि अपनी v की वैल्यू जो अपने सोर्स लगाया है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको अपने अच्छे वे से किस तरीके से समझते हैं, एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से अपने को अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं वही न्यूमेरिकल ले रहा हूँ जो अभी तक 3 मेथड में डिस्कस किया था, वो सेम न्यूमेरिकल है। ए और बी आपको पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ 3b है, भी इसका एक डिपेंडेंट सोर्स दिखाई दे रहा है और एक इंडिपेंडेंट सोर्स भी दिखाई दे रहा है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन में है तो इसलिए अपने ऐसा ले लिया। अदरवाइज अगर ये नहीं भी होता तो भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब अपने इसको सोल्व करते हैं, किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एक वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, तो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा दिया और आई करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें से कोई भी करंट आई फ्लो हो रही है और वोल्टेज अपने ने वी वोल्टेज अपनी तरफ से लगा दिया। अच्छा, ये वी वोल्टेज है किस किस पे डिपेंड करेगा, इस पूरे का इक्विवेलेंट आरटीएच कितना होगा और इसका कितना होगा, वीटीएच कितना होगा, इसकी वैल्यू इसी पे चीज़ पे डिपेंड करेगी ना। अभी तो अपन ने कैलकुलेट किया था, कहाँ कैलकुलेट किया था, ये रहा। ठीक है, वी की वैल्यू किस पे, वीटीएच और आरटीएच दोनों के डिपेंड करती है। तो अब अपने को क्या करते हैं कि इस v की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, यहाँ पे अपने नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करेंगे कि कितनी वैल्यू आनी चाहिए v की। ठीक है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, नोडल की हेल्प लेते हैं। नोडल देखिए, नोडल बेस्ट है, किस नोडल से अपने इजी वे में अपने कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना वोल्टेज होगा। तो नोडल लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहले नोड ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले इसको तो ग्राउंड मान लिया, उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों शॉर्ट है, तो यहाँ पे एक नोड होगा
और यहाँ पे दोनों शॉर्ट हैं तो यहाँ पे 2 नोड होगा, तो 2 ही नोड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 2 नोड अपने यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज मान लेंगे। यहाँ पे अपने फर्स्ट में वोल्टेज V1 मान लेंगे और सेकंड में वोल्टेज अपने V2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने कैलकुलेशन करते हैं कि V की वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि नोडल लगा देता हूँ। यहाँ पे नोडल लगा देता हूँ। जब भी आपको देखिए, जब भी 2 वोल्टेज सोर्स है तो आपको सीधा सीधा नोडल लगाएंगे। किस तरीके से, पहले तो इस ब्रांच के लिए बोलूँगा V-5 डिवाइड बाई 2K रेजिस्टेंस है। अब ये तो आप इजी वे में कर सकते हैं, अब तो आप कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बेसिक में बहुत अच्छे से अब काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए थे और आज तक लगाते ही आ रहे हैं, तो अपने इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं V-5/2K, इस ब्रांच में V1/2K। फिर आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ गया, तो आपको वोल्टेज सोर्स के केस में क्या करना है कि आपको डायरेक्ट ही यहाँ से जंप कर देना दूसरे पे। तो दूसरे पे यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V2 की वैल्यू अपने डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। कितनी हो सकती है V2 की वैल्यू तो V के इक्वल ही है, तो V डिवाइड बाई 1K। देखिए ये V2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V के इक्वल हो जाएगी। क्यों V के इक्वल हो जाएगी, यहाँ देखिए वोल्टेज V है। ठीक है, तो V डिवाइड बाई 1K लिख दिया। इक्वल टू क्या है, अब रजिस्टेंस करंट कितनी है, I एम्पियर करंट आ रही है, तो इक्वल टू I लिख दिया। तो ये आप नोडल यहाँ पे सुपर नोड वाला कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको याद होगा, पहले से ही अपने डिस्कस कर सके हैं कि सुपर नोड के केस में अपने यहाँ से इस नोड पे पूरा नोडल लगा के उसके बाद वो जंप कर देते हैं इस नोड पे और फिर से नोडल लगा देते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो वो मैंने इक्वेशन लिख दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि V1-V2 कितना होगा, देखिए V1-V2 मैंने क्या बताया था, जब भी आपका सुपर नोड बनेगा तब वहाँ पे आपका KVL भी लगेगा, KCL भी लगेगा और उसके अलावा ओम्स लॉ भी लगेगा। तो KVL अपने लगा चुके हैं, KCL अपने लगा चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, KCL बोलते हैं नोडल एनालिसिस में। और उसके अलावा अपने को अब KVL लगाना है, तो KVL कहाँ से लगेगा, V1-V2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको हाइयर पोटेंशियल मान लेते हैं। प्लस V1-V2 इक्वल टू क्या है, 3V। ठीक है, अब क्या है VAB, अब VAB है तो VAB की वैल्यू कितनी है, V है, तो V है, इसलिए ये 3 वोल्ट मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, इतना बात पहले भी अपने इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो आप ये जानते होंगे कि 3V यहाँ पे वोल्टेज है, वो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, अब V2 की वैल्यू अपने को पता है, V2 इक्वल टू अभी मैंने बताया था कितना है, V है, तो V2 इक्वल टू V है, तो V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ से 3V प्लस V कितना आ जाएगा, 4V आ जाएगा, तो V1 की वैल्यू 4V आ जाएगी। तो यहाँ से दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4V आ गई, और V2 की वैल्यू क्या आ गई, V आ गई। तो ये बात अपने को समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है, V1 है, V1 अननोन है, तो I की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, तो I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। I की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को किस तरीके से, यहाँ पे V1 की वैल्यू 4V कैलकुलेट करती है, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। 4V-5 हो जाएगा, यहाँ पे 4V आ जाएगा और यहाँ पे V का V जैसे रहा है वैसे रहेगा। तो अब इसके अंदर क्या है, V और I दो ही चीज़ें बची है, तो V और I में इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी। किस में आ जाएगी, V और I में। देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 4V प्लस 4V 8V प्लस 2V 10V, तो 10V हो जाएगा। और यहाँ पे जो I की वैल्यू है ये 2K एलसीएम ले लेंगे, 2K एलसीएम लेने के बाद में 2K उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुल मिला के इतना आप कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी V इक्वल टू 200I प्लस 0.5, ये वैल्यू आ गई अब आपके सामने। अब ये वैल्यू आ गई, तो अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसका क्या करना है कि अपने को जो मैंने फर्स्ट में सर्किट बताया था, देखिए अब मैंने क्या बताया था, जब भी मैंने कहा था कि जो V वोल्टेज की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, VTH प्लस RTH, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ये मैंने जो सर्किट बताया था वो मैंने फिर से बना दिया। यहाँ पे क्या वैल्यू मैंने वहाँ पे V की वैल्यू किस तरीके से निकाली थी, VTH प्लस RTH पे डिपेंड करती है। तो सेम इक्वेशन है, यहाँ से दोनों को कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे इक्वेशन क्या निकाली है, देखिए दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से इक्वेशन है 200I, देखिए I के साथ क्या है, RTH है, तो RTH जो I के साथ वैल्यू रहेगी वो क्या होगा, RTH होगा। और VTH क्या है, अकेला ही है, तो VTH क्या है, 0.5 हो गया। तो RTH की वैल्यू 200 होगी और VTH की वैल्यू 0.5 होगी। कंपैरिजन से आप इजी वे में देख सकते हैं। देखिए V की वैल्यू क्या थी, VTH प्लस IRTH,
तो यहाँ से कंपैरिजन किया तो VTH की वैल्यू 200 आ गई और RTH की वैल्यू 0.5 आ गई। तो इस तरीके से आप देखिए डायरेक्ट ही अपने ने ना तो अलग से VTH निकाला ना अपने अलग से RTH निकाला, डायरेक्ट ही अपने पास दोनों की वैल्यू एक साथ आ गई। बस इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज सोर्स लगा देना है, उस वोल्टेज की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, वो वैल्यू अपने को आ जाएगी RTH और VTH की फॉर्म में। तो वहाँ से कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करने के बाद में अपने को RTH और VTH दोनों की वैल्यू एक साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। जब भी आपको VTH और RTH की वैल्यू एक साथ कैलकुलेट करनी है तो आप इसी मेथड को प्रीफर कर लेना, क्योंकि ये मेथड हर जगह ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए अपने को बहुत ही अच्छा है। ठीक है, साथ ही एक नोट भी है, ये मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल कहाँ पे होगा आपको अपने आगे डिस्कस करेंगे, MPT थ्योरम, कंसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो वहाँ पे जब आपने डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि अपने को VTH और RTH दोनों की वैल्यू हर क्वेश्चन में ही चाहिए होगी। हर क्वेश्चन में आपको VTH की वैल्यू भी निकालनी रहेगी, RTH की वैल्यू भी निकालनी रहेगी। तो अपने वहाँ पे इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे तो अपने को जब थेवेनिन का क्वेश्चन आता है तब अपने को कई बार स्पेसिफिक पूछ लेता है कि VTH की वैल्यू कैलकुलेट करो या फिर RTH की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे तो दोनों में से एक में पूछ लेता है या फिर दोनों भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ तो। लेकिन वहाँ जो है जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि VTH और RTH की वैल्यू निकालना वहाँ पे टारगेट नहीं रहेगा अपना, वहाँ टारगेट कुछ और होगा। लेकिन VTH और RTH की वैल्यू दोनों काम में आएगी वहाँ उसके अंदर। अगर काम में आएगी वहाँ वैल्यू तो अपने को क्या करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में अपने को काम में आने वाली दोनों वैल्यू हर क्वेश्चन के लिए अपने को निकालनी पड़ेगी। तो अपने इसी मेथड को बार बार लगाते जाएंगे वहाँ और इजी वे में से VTH और RTH की वैल्यू एक साथ कैलकुलेट करेंगे। अब अपने एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इससे आपको एक और समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ये नया क्वेश्चन है, इससे अपने अच्छे से समझेंगे। वो जो प्रीवियस क्वेश्चन वो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अपने यहाँ से वैल्यू को अब अपने देख सकते हैं कि जो प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने पिछले मेथड से थर्ड मेथड से किया था वहाँ पे भी 200 वोल्ट आ रही थी और 0.5 ओम आ रहा था रेजिस्टेंस की वैल्यू, ओम लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने उससे कंपेयर कर सकते हैं कि किस सेम आ रही है वैल्यू या नहीं आ रही है। तो इसलिए मैंने सेम एग्जाम्पल के थ्रू सब तीनों मेथड, चारों के चारों मेथड मैंने एक ही एग्जांपल से बिल्कुल सेम वैल्यू से निकाल के बताए हैं। सिर्फ फर्स्ट मेथड के लिए मैंने अलग से एग्जांपल लिया था क्योंकि उसमें डिपेंडेंट सोर्स नहीं ले सकते, उसमें इंडिपेंडेंट सोर्स ही लेना था, तो मैंने अलग एग्जांपल लिया। बाकी तीनों मेथड के लिए मैंने एक ही एग्जांपल लिया है। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि तीनों मेथड लगाने से कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब सेम आंसर आएंगे, बस आपका लगाने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके लिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर द नेटवर्क शोन I इक्वल टू 0.2V माइनस 2 एम्पियर। तो यहाँ पे एक नेटवर्क दिया गया है, इसकी ये अपने को प्रॉपर्टी दे रखी है कि इसका I इक्वल टू 0.2V माइनस 2, ये जो I है वो इसकी इक्वल है। ठीक है, I इज द करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स वोल्टेज V। तो I जो यहाँ पे I भी इंडिकेटेड कर रखा है, जो I है वो वोल्टेज सोर्स से डिलीवर करंट है। ठीक है, द थेवेनिन voltage VTH and resistance RTH for the network N across the terminal AB respectively। तो रिस्पेक्टिवली अपने को क्या करना है, VTH और RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था, यहाँ कुछ भी नेटवर्क हो सकता है, A और B आपको टर्मिनल दिए हुए हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और करंट सोर्स लगा हुआ है। तो कुछ भी नेटवर्क होगा उसका कुछ ना कुछ VTH रहेगा और कुछ ना कुछ RTH रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ VTH रहेगा और कुछ ना कुछ RTH रहेगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपने। और यहाँ पे अगर अपने को इक्वेशन V की वोल्टेज की वैल्यू लिखनी पड़ जाए तो मैंने क्या बताया था, V इक्वल टू IRTH प्लस VTH, यही तो इक्वेशन बताई थी मैंने पीछे। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है कि इस V की वैल्यू एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इस नेटवर्क से RTH और VTH की फॉर्म में। बार बार आपको ये नेटवर्क बनाना नहीं है कि आप हर बार इस नेटवर्क को बनाने बैठ जाएं, आपको ये बिल्कुल डायरेक्ट ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका ये इक्वेशन रहता है। दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियस बात भी है, वैसे भी आप इजी वे में ऑब्वियसली समझ सकते हैं। तो अपने को जब मैंने इक्वेशन लिख दी तो यहाँ पे अब I की वैल्यू दे रखी है, आपके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। I के लिए दे रखी है 0.2V माइनस 2। देखिए 0.2V माइनस 2 I की वैल्यू दे रखी है और मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी, V इक्वल टू IRTH प्लस VTH। कंपेरिजन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इधर आना चाहिए V,
तो इधर होना चाहिए तो v, तो इधर v ही रखेंगे। तो 0.2 को इधर ले गया, i+2 को इधर ले गया, इधर v ही रखो आप। तो v रखेंगे तो 0.2 इसके डिवाइड में जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या हो गया, इधर v आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड सेम हो गया। अब राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए i के साथ जो भी वैल्यू होती है वो RTH होती है, और बिना i वाली वैल्यू होती है जो VTH होती है। तो VTH की वैल्यू 10 होगी और RTH की वैल्यू 5 होगी। देखिए कितना ईजी होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको ये फोर्थ वाला मेथड पता होगा तो आप डायरेक्ट ही कंपैरिजन करके बिना कॉपी पेन उठाए डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं। बस आपको ये बात का इसमें ध्यान रखना है कि इधर V वोल्टेज है, तो यहाँ पे देखिए V वोल्टेज था, V = IRTH + VTH था ना। तो ये इधर V है तो इधर भी V ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 0.2 V करके कंपेयर करते हैं तो फिर तो आपका आंसर गलत ही आ जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपको इस बात का इसमें एक ध्यान रखना है कि V होना चाहिए। और उसके अलावा देखिए आप दूसरा कोई मेथड अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐसा नहीं है कि उससे हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, आप दूसरे मेथड से भी जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको ये मेथड दिमाग में रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल एक ही लाइन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतने ही मेथड थे RTH निकालने के, 4 मेथड मैंने बता दिए हैं आपको एक एक करके सेमी एग्जाम्पल से। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखने हैं चारों मेथड, बिल्कुल ऐसे भी एक भी मेथड आपको स्किप नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि कोई भी मेथड आप स्किप कर दीजिएगा। तो अपने नेक्स्ट में वीडियो में अपने और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू अपने देखेंगे कि किस तरीके से और अच्छे तरीके से इस मेथड को लगाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू गाइज। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप पावर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप पावर सिस्टम भी पढ़ सकते हैं। सिंक्रोनस क्लासेस नाम से चैनल है, तो वहाँ से आप पावर सिस्टम भी प्रीफर कर सकते हैं। वो पावर सिस्टम स्पेसिफिक गेट के लिए है, मैं नहीं बोलूँगा कि वो JEN के लिए है, JEN के लिए नहीं है। वो JEN के लिए मतलब JEN का जो कोर्स होगा वो काफ़ी बाद में आएगा, पहले गेट के लिए कर रहे हैं उसमें कवर, क्योंकि पावर सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अपने पहले सेकंड वाला पार्ट कर सकते हैं, जो पार्ट कर रहे हैं जो कि गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो JEN के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप JEN की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पावर सिस्टम वहाँ से मत पढ़िएगा, थोड़े दिन बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगी वीडियो JEN के लिए भी वहाँ पे, जो कि आपको वहाँ से PG वे में पढ़ सकते हैं अपने। ठीक है, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, वॉच टाइम अगर ज़्यादा आ गया तो उससे तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, क्योंकि वॉच टाइम अगर आता है तो उससे पैसों वाइज तो चलो जो भी बेनिफिट होता है उसका कोई मुझे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन मतलब इस बात का है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो वॉच टाइम से ही पता लगता है कि पूरा वीडियो देखा गया है नहीं गया। व्यू तो बहुत आ जाते हैं, व्यू तो मतलब आ जाएंगे तो कोई ज़्यादा उससे मतलब मैं मोटिवेट नहीं होता हूँ व्यू से। लेकिन अगर कोई वीडियो पूरा देखता है और वॉच टाइम आता है तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ इतने लोग तो पूरा वीडियो देख रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको रियल में रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। ठीक है, थैंक यू गाइस, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को।